नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। युद्ध का 7वां दिन और न्यूज 24 की वॉर कवरेज नॉन स्टॉप जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। खार्किव शहर रूसी एयर स्ट्राइक से दहला है। खार्किव में पुलिस अकेडमी पर रॉकेट अटैक किया गया है, रॉकेट दागा गया है, पुलिस अकेडमी को निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में अकेडमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। खार्किव में रात से ही लगातार रूसी हमले जारी हैं, बमबारी लगातार की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन के खार्किव से बड़ा शहर यूक्रेन का और पुलिस अकेडमी जलती हुई, वो बिल्डिंग जलती हुई हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है रूसी लड़ाकों ने। हमले में खार्किव शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। ये ताजा तस्वीरें जो अब से थोड़ी देर पहले अटैक हुआ है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की भारी गोलाबारी लगातार जारी है और वहां पर हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। पुलिस अकेडमी है, यह हेडक्वार्टर है जहां पर रूसी एयर स्ट्राइक हुई है और बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। आग लगती हुई इस बिल्डिंग में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं तो कीव, खार्किव और तमाम शहर इस वक्त रूसी हमले में जल रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, यूक्रेन में रूसी हमलों से तबाही का सिलसिला, वो मंजर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 7वां दिन है इस युद्ध का, लगातार रुक नहीं रहा है। बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी बंद हो चुका है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि हमलों के बीच में बातचीत संभव बिल्कुल भी नहीं है। और इस वक्त मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं और दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। लेकिन संजीव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, संजीव अभी जो तस्वीरें देख रही है, दुनिया दहल गई है। पुलिस अकेडमी हेडक्वार्टर खार्किव में, उस पर रॉकेट दागा गया है, पूरी बिल्डिंग तहस नहस। तेजी के साथ सेना आगे बढ़ रही है कीव की तरफ खार्किव के बाद। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, जो मंजर है यहां पर तबाही का, वो लगातार न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। पूरा शहर जल रहा है, खाक हो चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन में रूसी हमलों से भारी तबाही का ये मंजर न्यूज 24 आपको लगातार दिखा रहा है। ये देखिए तस्वीरें खार्किव की, वो शहर जहां पर रॉकेट दागे गए हैं, पुलिस अकेडमी को निशाना बनाया गया है। तमाम इमारतें इस वक्त जल रही हैं, भारी गोलाबारी लगातार जारी है। यूक्रेन में रूसी हमलों से भारी तबाही का यह मंजर, तमाम शहर, न सिर्फ खार्किव, कीव और अन्य जो यूक्रेन के शहर हैं, 7वें दिन युद्ध की इस भीषण जंग में जल रहे हैं। और अब तो आप देखिए कि पहले जब शुरुआत में 1-2 दिन की बात थी, पुतिन ने कहा था कि सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन अब तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है। जबकि वहां पर जो शहरी इलाके हैं और जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी यूक्रेन में जो रिहायशी इलाके हैं, रूसी सेना की तरफ से उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब जो बड़ी खबर आई है, जो सबसे बड़ा धमाका किया है, वो खार्किव में पुलिस हेडक्वार्टर है, अकेडमी है, उस पर रूसी लड़ाकों ने हमला कर दिया है। पूरी बिल्डिंग तहस नहस और इस वक्त जल रही है, पूरी बिल्डिंग खंडर में तब्दील। ये बड़ा शहर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से मैं परिचय करवा देती हूं। न्यूज रूम से डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही दो मेहमान इस वक्त आप देख रहे हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन संजीव, सबसे पहले ये तस्वीर आप भी देख रहे होंगे, खार्किव में सबसे बड़ा अटैक, सबसे बड़ा धमाका पुलिस अकेडमी हेडक्वार्टर पर किया गया है। देखिए, आज सुबह से ही खार्किव में हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ रूसी सैनिक उतरने शुरू हो गए थे और खार्किव का जो इलाका है, आप जानती हैं, केवल 20 मील दूर है रशियन टेरिटरी से। वहाँ से पहुँचना खार्किव बहुत आसान, और यहाँ पहुँच करके उन्होंने जो शहर के इम्पॉर्टेंट साइट्स थे उनके ऊपर हमला बोला है। एक अस्पताल के बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है और उसके अलावा ये जो वहाँ की पुलिस है उसके हेडक्वार्टर को ख़त्म किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि हर शहर में जहाँ अटैक्स हो रहे हैं, उन शहरों में जाकर के उस शहर में जो सत्ता का केंद्र है, जो शक्ति का केंद्र है, उसे ध्वस्त किया जाए। खार्किव की जो स्थिति है वो ये है कि ये सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है रूस का, और यहाँ पर सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ आबादी लगभग
14 लाख की रहती है। ये रूसी बोलता है ये शहर, और ये इस शहर में रहने वाले जो रूसी बोलने वाले लोग हैं अब इस वक्त इस शहर में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो निकल गए हैं। तो आमने सामने की जो लड़ाई है वो चल रही है इस वक्त रूसी और यूक्रेनियन सेना के बीच में, जिसमें जनता हट जाए कल बहुत सायरन बजा बजा करके उन्हें ताकीद कर दी गई थी। और ऐसा लगता है कि जो फाइनल गेम है उसकी शुरुआत रूसी सेना ने कर दी है और हर शहर पर इसी तरह से वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है और कब्जे की कोशिश कर रहा है। जी आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि 7वां दिन है इस युद्ध का और लगातार एक के बाद जो जंग तेज होती जा रही है उसके बीच बड़ी खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से तमाम बड़े शहरों को रूस की जो सेना है वो नेस्तनाबूद कर रही है, तबाह कर रही है। खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जलकर खाक हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और ये भी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। फिलहाल तो खंडर बनते खार्किव शहर की तस्वीर जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से वहां पर रूसी अटैक हुआ है। खार्किव पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, वो तस्वीर लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, और ये न्यूज़ 24 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है खार्किव शहर की। यहां पर सब कुछ जल रहा है जो अभी अभी हमला हुआ है रूसी सैनिकों की तरफ से पुलिस हेडक्वार्टर पर, पुलिस अकेडमी पर, जो कि खार्किव में है, यूक्रेन की खार्किव में। वो शहर जलता हुआ, वो हेडक्वार्टर जलती हुई, वो बिल्डिंग जहां पर आग उठती हुई आप देख रहे हैं, यहीं पर रूसी सेना की तरफ से रॉकेट दागा गया है और ऐसे ही तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तबाही के निशान तो 7वें दिन युद्ध के बीच न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। अब कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, कोई भी वहां पर सेफ नहीं है। एक शहर पर तो रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और वहां पर मेयर ने पुष्टि की है। अब बारी खार्किव की आती है, उसके बाद कीव की आती है। यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों से दहला है खार्किव शहर, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। खार्किव से विदेशी छात्रों का पलायन भी लगातार जारी है। अब विदेशी छात्रों के रेस्क्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखाने जा रहा है। जो अन्य देशों से लोग यूक्रेन में रह रहे हैं, खार्किव में रह रहे हैं, उनका भी पलायन शुरू हो चुका है। अब सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। खार्किव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर बम से लगातार हमले किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग लगातार हो रही है, रॉकेट लॉन्चर वहां पर दागे जा रहे हैं और पुलिस अकेडमी को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच ये तस्वीरें खार्किव से विदेशी छात्रों के पलायन की, अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी न्यूज़ 24 आपको दिखाने जा रहा है। रूसी हमलों से दहला है खार्किव शहर। संजीव, ये देखिए पलायन, संजीव मैं आती हूं लेकिन पलायन की तस्वीरें लगा हम दिखा देते हैं। खार्किव से निकले हैं विदेशी छात्र और देखिए भागते दौड़ते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 ये तस्वीरें खार्किव शहर की दिखा रहा है कि जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, जिस तरीके से वहां पर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इस बीच हर कोई अपनी जान बचाते हुए भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो ये विदेशी जो लोग हैं वहां पर नागरिक हैं, उनकी तस्वीर खार्किव से निकलते हुए, उनका पलायन होते हुए देख पा रहे हैं। संजीव, ओवर टू यू। देखिए ये तस्वीरें हमने जो दिखाई वो तस्वीर थी उस जलते हुए बिल्डिंग की जिस पर हमला आज रूसी सेनाओं के द्वारा किया गया था। और वो तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए कि न केवल खार्किव में बल्कि उसके अलावा दूसरे जो शहर हैं वहाँ भी इसी तरह का मंजर है। और उसके बाद अब ये जो तस्वीर दूसरी है, ये तस्वीर ये जताने के लिए कि किस तरह से इस तरह की जो घटनाएं जो मिलिट्री कर रही है रूस की, उसका असर क्या हो रहा है। और असर ये कि वहाँ से लोग बाग बेतहाशा निकलकर भागना चाह रहे हैं, उस जगह को, उस इलाके को छोड़ देना चाह रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके कुछ ऐसे इलाकों में पहुंचा जाए जो अपेक्षाकृत महफूज हो। और कहा यह जा रहा है कि जो लोग निकल नहीं पा रहे हैं वो गांव की तरफ भाग रहे हैं। उनकी कोशिश यह है कि गांव की तरफ चला जाए क्योंकि वहां पर हमले नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। और ये लोगों के भागने की तस्वीर बयां करती है कि कुछ लोग अभी भी रह गए हैं, अभी भी वहां पेट्रोल पंप्स पे लगी हुई है लाइनें, पेट्रोल पंप कुछ इलाकों में अभी भी चालू हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे वो करीब करीब बंद हो चुके हैं। लोग बाग चूंकि बंकर में हैं वहां पर, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम बंकर में हैं तो हम सुरक्षित हैं और इस कारण से वो शहर में ही हैं। लेकिन शायद ये जो बंकर्स में रहना ये सब उतना ज़्यादा सुरक्षा नहीं दे पाएगा उस इलाके से भागने के बनिस्बत। और इस कारण से बहुत से लोग अपने बक्से हाथ में लेकर उन सड़कों पर भाग रहे हैं जिन सड़कों पर कोई गाड़ियां तक नहीं चल रही हैं, उनके भागने के लिए कोई इंतजाम तक नहीं है। जी
संजीव, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस पीछे एक और जो बड़ी खबर है, सीधे उसका हम रुख कर रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी खबरें युद्ध के बीच, और बुचा शहर से युद्ध की सबसे भयानक तस्वीर सामने निकल कर आई है। बुचा की सड़कों पर रूसी टैंकों का कब्रिस्तान देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने जवाबी हमले में यह कारनामा कर दिखाई। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कई टैंक उड़ाए हैं, कई टैंक तबाह कर दिए। बुचा शहर से युद्ध की सबसे भयानक तस्वीर, और उन टैंकों को तबाह होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। बुचा की सड़कों पर रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है। बड़ी संख्या में टैंक निस्तानाबूद किए गए हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है। ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जरा पास से देखिए, ये रूसी टैंक है जो बड़ी संख्या में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से जवाब दिया गया और वहीं पर उनका कब्रिस्तान बना दिया है। ये यूक्रेन का बुचा शहर है जहां पर बड़ी संख्या में रूसी टैंक तबाह किए गए हैं और वहीं पर उनको ढेर कर दिया है। न्यूज़ 24 वो तस्वीरें बुचा शहर की आपके सामने लेकर आया है कि किस तरीके से यूक्रेन के जो लड़ाके हैं, यूक्रेन की सेना है, वो रशिया को नुकसान पहुंचा रही है। न सिर्फ सैनिक मारे गए हैं रशिया के, बल्कि जो उनका सैन्य सामान था, जो टैंक थे, उनको भी तबाह कर दिया है। ये टैंकों का कब्रिस्तान आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में टैंक जिन पर यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़े हमले हुए और उनको वहीं पर ढेर कर दिया गया, वहीं पर खत्म कर दिया गया। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। बुचा की सड़कों पर रूसी टैंकों का ये आप तबाह होती हुए तस्वीरें देख रहे हैं। रूस के जायटोमस शहर में भीषण रूसी हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, रूसी हमले में आग की लपटों से जायटोमस शहर घिरा हुआ है। इस वक्त वहां पर लपटें हैं आग की। रूस के जायटोमस शहर में भीषण बमबारी, और इस बीच ये तस्वीरें एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जायटोमस शहर है यूक्रेन का, वहां पर यह भीषण हमला हुआ है, तबाही हुई है, बॉम्बिंग लगातार हो रही है, रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। अब ऐसे में जो भारी है जान पर, वो है यूक्रेन की जनता, वहां के नागरिक और विदेशी नागरिक जो कि अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए, संजीव, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। तमाम शहर इस वक्त रूसी हमले में जल रहे हैं। जायटोमस शहर में भीषण रूसी हमले का ये मंजर इस वक्त दुनिया देख रही है न्यूज़ 24 के हवाले से कि वहां पर किस तरीके से बॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन इन सब में हालात इसलिए ज्यादा खराब हैं कि लोगों को कैसे बचाया जाए। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बॉम्बिंग हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और शहर को तबाह किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की जान कैसे बचाई जाए। अब तेजी के साथ रशिया आगे बढ़ते हुए खार्किव और कीव की तरफ। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये ब्रेकिंग आपके सामने, यूक्रेन के जायटोमस शहर से इस वक्त भारी तबाही का मंजर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजीव, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। अब तेजी के साथ रशिया आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये कल रात की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें सोर्स करके लाई गई हैं। और ये तस्वीरें जो कि बहुत लेना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि रूसी इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि जब वो हमले करते हैं तो उस वक्त उनकी तस्वीरें खींची जाएं, और इस कारण से तस्वीरें लेना बहुत मुश्किल। और ये जो टैंकों की तस्वीर हमने दिखाई, वो सड़क पर किस तरह से यूक्रेनियंस ने टक्कर दिया रूसियों को, ये उस बात का भी प्रमाण है। आप जानती हैं कि अंदाजा नहीं था रूसी सैनिकों को कि यूक्रेनियंस की तरफ से उन्हें इतना भीषण जवाब मिलेगा। और वही लड़ाई जो आज तक कहा जा रहा था कि 1.5 दिनों में खत्म हो जाएगी, आज 7वां दिन है, वो खिंचती चली जा रही है। और हर तरफ तैयारी यूक्रेनियंस की है कि कैसे वो रूसियों को टक्कर दें। लेकिन आप जानती हैं जो फायर पावर है वो रूस का बहुत ज़्यादा है यूक्रेन के मुकाबले, और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक शहर रूसी सेना के आगे कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। जी ठीक है संजीव, आप हमारे साथ बने रहें। इस पे 4 तस्वीरें न्यूज़ 24 दिखाने जा रहा है दर्शकों को। वो टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें तबाही की हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन शहर के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां पर यूक्रेन पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव में खतरे की घंटी बज चुकी है। इधर नजर डालिए तो यहां पर भी अटैक का जो है सिलसिला वो लगातार जारी है। सायरन लगातार बज रहा है। ये पोल्टावा शहर है जिसमें अटैक का सायरन लगातार बजाया जा रहा है।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन हालातों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। इस बीच ये बड़ी खबर, 6 दिन में यूक्रेन ने रूस के 6000 सैनिक मारे हैं और कीव के बूचा इलाके में रूसी टैंक तबाह किए हैं। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का 7वें दिन युद्ध के बीच ये बड़ा दावा, बड़ा बयान। 6 दिन में यूक्रेन ने रूस के 6000 सैनिकों को मार गिराया है। आंकड़ा बाकायदा बता रहे हैं ज़ेलेंस्की, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। तबाही का मंजर ये देख ही रहे हैं, तबाही की तस्वीरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं। 6000 सैनिकों के मारे जाने का दावा। 6 दिन का यह आंकड़ा। कीव के बूचा इलाके में रूसी टैंक तबाह, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 24 ने अभी आपको दिखाई कि किस तरीके से कब्रिस्तान वहां पर टैंकों का बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन में 6000 सैनिक यूक्रेन की सेना ने मार गिराए हैं। रशिया को मुंह तोड़ कड़ा मुकाबला यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. और गेस्ट तो हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, एक बार फिर से मैं आ रही हूं ज़ेलेंस्की के इस दावे को। संजीव त्रिवेदी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 6 दिन में 6000 सैनिक और बूचा शहर में टैंकों का कब्रिस्तान हमने बना दिया है। देखिए विपनेश, ये सामान्य है ऐसे नेता के लिए बोलना जो अपने लोगों के द्वारा आइडोलाइज किया जा रहा हो और जो ये साबित करना चाह रहा हो कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति सामने आई, हमने उसको टक्कर दिया, भले ही हम बर्बाद हो गए। क्योंकि ज़ेलेंस्की एक हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके इस जिद ने, मैं जिद कहूँगा, वो यूक्रेन के लिए संकट लेकर के आया। समय रहते नेगोशिएट नहीं किया जा सका या सैंक्शंस लागू नहीं किए जा सके उनके अपने मित्रों के द्वारा रशिया के खिलाफ। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरफ आती हैं और कहती हैं कि आप कहीं ना कहीं पहले रणनीति में फेल हो गए और आज जब एक्शन हो रहा है तो आप 6000 सैनिकों को मार लें। लेकिन उससे बहुत बड़ा है रूस, और रूस एक ऐसी महाशक्ति है जो शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है और शायद इसीलिए आप उसे टक्कर देने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये, हमारे जो साथ में डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर तफसील से बता पाएंगे कि ये कैसे डेविड और गॉलियत की लड़ाई हो रही है। ये कैसी लड़ाई है जिसमें कि दावा आप कर रहे हैं बल्कि जीतेंगे इसमें कभी नहीं। तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और फिर ये प्रश्न हमें उस तरफ ले जाता है कि क्या अगर ज़ेलेंस्की थोड़ी डिप्लोमेसी, देखिए युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता है, दिमाग से भी लड़ा जाता है, थोड़ा डिप्लोमेसी का परिचय देते तो इतनी जो तबाही हो रही है, जो टैंकों की बर्बादी हम देख रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बर्बादी तो जिंदगियों की हुई है, वो क्या बच सकती थी? ये बड़ा सवाल है जो कि ज़ेलेंस्की के इस दावे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विपनेश, ठीक है संजीव, मैं आती हूं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। डीके पांडे सर, मैं आपके पास आते हुए, जो मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी कह रहे हैं, क्या ये नासमझी रही है ज़ेलेंस्की की? वो चाहते तो इन हालातों से अपनी जनता को बचा सकते थे। देखिए, मुझे यही तो आश्चर्य हो रहा है कि पूरा विश्व जो है इसमें वो पुतिन को आरोपित कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यूक्रेन शांत रहता और तटस्थ बना रहता तो क्या दिक्कत हुई? ये नरसंहार जो दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई मैसेकर हुआ है यूक्रेन में और उसके दोषी पुतिन है, वो हालात ही नहीं पहुंचते। तो ज़ेलेंस्की को बोलना चाहिए था मैं नाटो में शामिल नहीं होऊंगा। आखिर आप नाटो में शामिल होकर चाहते क्या है? क्या आपको मिलेगा जो नहीं मिल रहा है इस समय? केवल मात्र ये जो कूटनीतिक प्रश्न है जिसका कि उत्तर वही बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति उनकी थी रशिया के साथ, वो भी एक अच्छी स्थिति थी, उसमें व्यापारिक रूप से वो सुदृढ़ थे और किसी प्रकार की उनको आर्थिक तंगी नहीं थी। लेकिन ये नाटो में शामिल होना और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की जो जिद है, उसने देखिए आज युद्ध को छठे दिन पहुंचा दिया। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, कितने लोगों की जाने गई हैं, ये हम सब देख रहे हैं। 1 मिनट आपको रोकना चाह रही हूं, माफी के साथ। एक तस्वीर आई है और वो खंडर होते शहर की तस्वीर है, बूचा शहर यूक्रेन, जिसकी तस्वीर हमले के बाद के हालात वहां पर क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं बचा है, पूरे शहर को वहां पर कब्रिस्तान बना दिया है, खंडर में तब्दील कर दिया है। और ये टैंक जो तबाह हुए हैं इस युद्ध के दौरान, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो कुछ इस हमले के सामने आया वो सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। सुनने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन का बूचा शहर जो कि इस वक्त हमले में जल रहा है और हमले के बाद के तबाही के निशान जो जमीन पर हैं, वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। डीके पांडे सर, अब कंटिन्यू कीजिए सर अपनी बात को। जी, तो जो ये एक मैं कहूंगा कि ज़ेलेंस्की जो है वो कलाकार हैं,
लेकिन उनको जो कूटनीतिक आवश्यकताएं हैं उसमें भी वो कच्चे हैं, क्योंकि अगर चाहते तो ये जो भी नरसंहार हो रहा है और जो डैमेज हो रहा है ये इसको रोक सकते थे। अब लेकिन उन्होंने इसका बुलावा ले लिया है, तो अब भुगतना पड़ेगा। देखिए कहां महाशक्ति रूस अमेरिका के साथ टक्कर लेने वाला, वो यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश के सामने, जो कि शक्ति है ही नहीं, वो भी जानते हैं कि उनके पास वो हथियार नहीं है, वो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है, वो उनके जज्बा नहीं उनके पास कि वो लड़ सके। लेकिन उसके बावजूद मैं एक तारीफ करूंगा कि वहां के लोगों ने आके और संभालने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न आता है कि इनको हथियार देके क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उनको एक टारगेट नहीं बना दिया? क्या वो भी एक टारगेट बन गए उसी सेना के लिए? अगर सामने किसी सैनिक के कोई दुश्मन का कोई भी आता है, चाहे वो सैनिक हो या गैर सैनिक हो, और हथियार लिए है, निश्चित रूप से पता है कि वो सैनिक के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो वो उसको नेस्तनाबूद करना चाहेगा। तो ऐसे हालात किसने पैदा किए? और ये कौन सी नीति है कि आप आम लोगों को, जिनको की हथियार हैंडल करना नहीं आता, जिनको हथियार चलाना नहीं आता, अपने उनको हथियार दे दिए और उनको एक टारगेट बना दिया। तीसरी बात, जो सैनिक उनके हैं वो भी देखिए, ये लड़ाई पॉकेट में लड़ी जा रही है। कंसंट्रेशन था उसको बहुत ही डिस्पर्स कर दिया, बहुत ही चालाकी के साथ। एक अच्छी रणनीति है युद्ध के लिए पुतिन की कि उन्होंने ये पॉकेट में लड़ाई हो रही है, तो अगर एक जो लड़ाई होती है तो सारी सेनाओं का केंद्र एक ही जगह होता है। लेकिन अब ये पॉकेट में होने से सारा जो उनका बल है वो विस्तृत रूप से फैल गया। तो इस तरह से जो सैनिक उनके जो है वो घरों में आम लोगों के साथ जो शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आम लोगों पर भी जो अभी कोलेटरल डैमेज की बात चल रही है, उनके ऊपर भी तो ये आरोप आएगा कि क्यों उनके साथ रहे। सैनिकों के साथ, सैनिक अगर आम नागरिक के साथ रहेंगे तो नेचुरली आम नागरिक भी निशाना बनेंगे। ये बात भी हमें समझनी होगी। और ये सब उदाहरण है कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना जो है रोल प्ले किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। खैरसोन की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, इस पर कब्जा हो चुका है। बूचा शहर की तस्वीर जहां पर तबाही के निशान और जो रूस के टैंक हैं वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। तमाम शहर इस वक्त जल रहे हैं। खार्किव भी स्थिति बहुत बुरी है। खार्किव भी अच्छे हालात में बिल्कुल नहीं है। कीव की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है। एजेबी जैनी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या अभी भी वक्त है, अभी भी इन हालातों को संभाला जा सकता है? जी, हालात तो किसी भी टाइम पर संभाले जा सकते हैं। मैं अपने पहले वाले वक्ता से, पांडे साहब से बिल्कुल सहमत हूं। और मैं आपके जो फील्ड कॉरेस्पॉन्डेंट हैं संदीप त्रिवेदी, उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने इतने डिटेल में जो है वहां का विस्तार से बताया क्या हो रहा है। पहली बात तो ये जो 6000 कैजुअलिटीज कह रहे हैं जेलेंस्की, ये इनका अपना पीआर है, ये अपने इनके प्रोपेगेंडा है। क्या रशियन साइड से इसका कोई कॉन्फर्मेशन आया है? मैं पूछता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो वो बात कर रहे थे बहुत अहम कि जिद वर्सेस डिप्लोमेसी, देखिए लड़ाई जब होती है तो वो एक जिद की वजह से शुरू होती है। तो जब अपने वार्तालाप के और टॉक्स के टेबल पर आते हैं तो उस जिद को नकार करना, उसको दरकरार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस जिद को। तो डिप्लोमेसी का रोल कहां होगा? हम यहां देख रहे हैं कि जेलेंस्की को जो है वेस्टर्न पावर्स ने और नेटो पावर्स ने। सर, एक मिनट रोकना चाहूंगी। भारत में रूस के राजदूत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका सीधा रुख कर लेते हैं। And will experience in the future. As regards the bilateral trade in defense area, as I said, we have the mechanism of cooperation and transactions independent of the Western mechanisms, financial mechanisms, US dollar, whatever. There are mechanisms and ways of continue cooperation and business. So don't have any worries about that. It's the question of just adjusting to the current and future situation, but it is easy to do. Thank you very much. It's great to see you all. Record.
तो युद्ध का 7वां दिन और इस बीच रूस के जो राजदूत हैं इंडिया में वो सामने आए हैं और उधर यूक्रेन के राजदूत भी लगातार जो हालात बने हुए हैं उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक तस्वीरें हैं। देखिए, खरसोन में रूसी सेना ने कब्जा कर ही लिया है और इधर खार्किव से जो बड़ी खबर आ रही है, खार्किव में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा, ये रूस ने कहा है। तो खार्किव में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा, रूस इसके समर्थन में है और भारत की बात सुन रहा है। खार्किव में बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाएगा। और तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव, राजदूत कह रहे हैं रूस के कि भारतीयों को निकाला जाएगा, इतना वक्त वो दे रहे हैं, यानी कि भारत की बात रूस सुन रहा है, ये माना जाए? देखिए, कल खार्किव में ही हमारे एक भारतीय की मौत हुई और वो शेलिंग में हुई या गोलीबारी में हुई, ये स्पष्ट तस्वीर नहीं है, लेकिन वो खरीदारी कर रहा था और छात्र था और वो चाहता था कि जितने भी प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लिए जाएं। वो लाइन में लगा था और उस वक्त धमाका हुआ और मौत हुई है। उसके बाद से हमारे विदेश मंत्रालय ने बात किया है, यूक्रेन के एम्बेसडर को बुलाया गया, उसके अलावा रूस के एम्बेसडर को बुलाया गया, उन दोनों से बातचीत की गई और बड़े स्तर पर आप जानती हैं कि भारत और रूस के बीच का जो इंटरैक्शंस है वो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति पुतिन से पहले बात की थी और इस तरह से हमने पाया था कि रूस भारत की चिंताओं को लेकर संजीदा है और ख़ास तौर पर भारतीय जो कि न यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं न रूस के पक्ष में खड़े हैं। ये जो हमारे साथी मारे गए, जो भारतीय मारे वहाँ गए, वो न रूस के लिए लड़ रहे थे या यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे, वो तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे। और शायद ये बातें जो हैं वो रूस को समझ में आ रही हैं। उन लोगों ने हमारे एग्जिट सेफ पैसेज की जो बात कर रहा है भारत, उसके लिए हामी भरी है। सेफ पैसेज तभी संभव हो पाता है जब दोनों देश राजी हो जाएं और दोनों देश थोड़ा थोड़ा अपना पीछे हटें, तो फिर जाकर के भारतीयों को मौका मिलता है निकलने का। खार्किव वो जगह है जहां पर कम से कम बताया ये जा रहा था कि 4000 के आसपास वहां पर भारतीय हैं, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो खार्किव में है। 2 नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि खार्किव में है और खार्किव बमुश्किल 20 मील दूर है रशियन बॉर्डर से, तो ये सबसे आसान तरीका होगा। और अब जबकि एम्बेसडर बोल रहे हैं तो मानकर चलिए कि बहुत बड़ी राहत की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जितने भारतीय हैं वो रूस की बॉर्डर से निकलकर भारत आ सकते हैं, इस बात की संभावना बन रही है। संजीव, आप मेरे साथ बने रहे, उस पर रिएक्शन में डीके पांडे सर का भी चाहूंगी। डीके पांडे सर, रूस ने नरम दिल दिखाया है भारत के लिए, इस स्टैंड को जो भारत के लिए रूस का कैसे देख रहे हैं? वो कह रहा है कि रास्ता देंगे, बॉर्डर तक पहुंचाएंगे और वहां से नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। साथ ही जो भारतीय एक छात्र की मौत हुई, इसकी जांच भी कराएगा रशिया। देखिए, ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे इन कदमों का जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए थे। भारत ने एक अपना निर्गुट जो अपना इमेज रखा, स्टैंड रखा, उसका परिणाम है ये। और मजा चीज ये है कि अमेरिका ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत का स्टैंड जो है वो उनको समझ में आता है और वो भारत ऐसा स्टैंड रख सकता है। तो ये प्रत्युत्तर है हमारे उस कदम का कि हम रशिया को भावनाओं समझते हैं और रशिया हमारा पुराना मित्र रहा है। 1971 लड़ाई में क्या हुआ हमें सब पता है। तो ऐसे मौके पर जब भारतीय प्रधानमंत्री ने और हमारे कूटनीतिज्ञों ने जब उनको अप्रोच किया और तो उसका प्रत्युत्तर बहुत ही पॉजिटिव मिला है। और एक जो कल की खबर है कि कीव में अभी सभी भारतीयों को निकाल लिया गया ऑलरेडी। ये प्रॉब्लम है खार्किव में और जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो खार्किव में ज्यादा है भारतीयों का, तो वहां से थोड़ा निकालने में समय लगेगा क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप उनको बस या कोच या ट्रेन में निकालने में इतनी संख्या है, 18,000 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जहाज भी आपको चाहिए और एक जहाज जो कि C-17 गया है उसमें 350 लोग आने की उम्मीद है एक जहाज में, जबकि बाकी जो दूसरे जहाज जा रहे थे हमारे एयरलाइंस के वो उसमें 200 से 250 लोग आते थे। तो ऐसे एक साथ लोगों को 10,000 लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल है और ये कहा जा रहा है कि अगले 6 दिनों में लगभग 40 से अधिक जहाज भेजे जाएंगे ताकि ये भारतीय सब आ सके। तो निश्चित रूप से एक प्लानिंग की रणनीति के अनुरूप भारत जो है प्रयास कर रहा है कि भारत मूल के जो लोग हैं, छात्र और भी लोग हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल उद्योग जो वहां का है वो भारतीय जो मूल के निवासी हैं उनके द्वारा ही उसमें वर्चस्व है, तो वो भी वहां से आना चाहेंगे जब तक कि हालात नहीं सुधरते। तो ये एक अच्छा कदम है और चलिए आप इसको अच्छा कदम मान रहे हैं। 2 ग्लोब मास्टर रवाना भी हो चुके हैं यूक्रेन के लिए। जैनी सर यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जैनी साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ही के चैनल पे मैं 3 दिन से ये सुझाव दे रहा हूं कि क्यों हम अपना इवैक्यूएशन रशिया के थ्रू नहीं करते। रशिया हमारा मित्र है, मित्र था, मित्र रहेगा और आज भी हमारी बात मान रहा है। देखिए, एक फौज में एक स्ट्रेटेजिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई रास्ता ना मिले कहीं निकलने का तो
तो अटैकर की तरफ जाओ। अब इस समय अटैकर जो है वो रशिया है, और कीव, खार्किव या कोई भी शहर ले ले, वहां से वेस्टर्न बॉर्डर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और ये रोमानिया की तरफ आना हद से ज्यादा मुमकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि भले ही 4 मंत्री आप भेज दीजिए पोलैंड और हंगरी और रोमानिया में, मेन प्रॉब्लम है कि विद इन यूक्रेन के अंदर अंदर वो शहरों से सैकड़ों किलोमीटर इतने बेचारे यंग बॉयज, यंग गर्ल्स विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कैसे बॉर्डर तक पहुंचेंगे? तो एक बार जब बॉर्डर पहुंचेंगे तभी तो ये मंत्री लोग हेल्प कर पाएंगे, हमारे एम्बेसडर हेल्प कर पाएंगे। तो हमें हमेशा ये पिछले 4 दिन से आपके चैनल पे लेट अस इवैक्यूएट वाया रशिया, let us ask the Russians to give us a safe passage. They will be very willing, क्योंकि उस एरिया में है कौन? रशियन फोर्सेस हैं जो कि बढ़ के पश्चिम की तरफ आई हैं, वो हमें सेफ पैसेज दे देंगी। गाड़ियां करके इंडियन फ्लैग लगा के इंडियन पासपोर्ट के साथ में रशिया में लाइए, रशिया से अपना ग्लोब मास्टर भेजिए। मैं ग्लोब मास्टर का सजेस्ट 3 दिन पहले मैंने ग्लोब मास्टर का सजेस्ट किया था। आप ही के चैनल पे कोई एक्स एम्बेसडर साहब आए, वो बोले कि ग्लोब मास्टर में 8 घंटे लग जाएंगे। अरे भाई, दूसरी फ्लाइट में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, दूसरी फ्लाइट क्या उससे तेज थोड़ी आएगी। वो बोले कि वो ग्लोब मास्टर में उनका भुजंगल बन जाएगा। तो आप देखें कि डिफिकल्टी तो हर एक उसमें होती है, कोई उसमें ग्लोब मास्टर में उनको कॉफी सैंडविचेस थोड़ी दिए जाएंगे, ये तो उनको लाना है, इस समय जान ज्यादा जरूरी है। ठीक है जेनी साहब, 1 मिनट, मैं यहाँ पर अपने सहयोगी संजीव को लाना चाहूंगी। संजीव, उस दिन एक मेहमान थे डिप्लोमेट, उन्होंने कहा कि हम बेलारूस की मदद लेते तो रास्ता कम था, वहां जल्दी पहुंच सकते थे नागरिक, लेकिन वहां पर बातचीत नहीं हुई। जेनी साहब कह रहे हैं कि हमें रशिया की मदद लेनी चाहिए, उसके रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, रशिया हमारा दोस्त है, इस तरफ क्यों नहीं कोशिशें हो रही हैं जल्दी से? हाँ देखिए, रशिया को लेकर के ये सवाल विदेश मंत्रालय से भी पूछा गया था कि कुछ शहर तो ऐसे हैं जो कि रशिया के बहुत करीब हैं यूक्रेन के, और हमारे जो छात्र हैं उन शहरों में मौजूद हैं, जैसे कि ये खार्किव का शहर है, तो हम उधर से क्यों नहीं लेते हैं मदद। और शायद यही वजह है कि शुरुआत में शायद हेल्प मिला हो न मिला हो, और हम लोगों ने वेस्टर्न बॉर्डर को प्रेफर किया जहाँ पे हंगरी और रोमेनिया के देश हैं, पोलैंड है, और अब हम लोगों ने रशिया की तरफ किया है। देखिए, बेलारूस से बहुत संभव नहीं था, क्योंकि बेलारूस के लिए एक तो यह है कि बेलारूस जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा था, और बेलारूस से ही कीव की तरफ सेनाएं बढ़ी थी। कीव और बेलारूस, अगर आपको कीव तक पहुंचना है अपने सैनिकों को लेकर, तो रूस के लिए सबसे आसान रास्ता जो था वो बेलारूस से ही था। तो बेलारूस से आना, अगर फौजी आ रहे हैं और वो लड़ते हुए आ रहे हैं, तो फिर उसी रास्ते मिन्स्क जा करके और वहाँ से दिल्ली आना, ये तो ज़रा डेंजरस था। लेकिन ये ज़रूर था कि जैसा कि जहानी साहब कह भी रहे हैं कि रूस का हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे याद है उन्होंने ये बात कही थी। लगता ऐसा है कि जो मिलिट्री विजडम है वो लोगों के दिमाग में आनी बात शुरू हो गई है, और इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एटमॉस्फेयर में जाहिर है कि जो लोग रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। रूस हमारे संबंधों को अप्रिशिएट करता है, वो मानता है इस बात को कि हम उनके पुराने मित्रों में से एक हैं, और हमारी तटस्थ स्थिति रही है, हमेशा हम न्यूट्रल रहे हैं। और देखिए, उसका लाभ है कि अब ये संकेत मिल रहे हैं कि हमारे छात्र जो हैं वो रूस के रास्ते भी भारत पहुंच सकते हैं। जी डीके पांडे जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ। एक छात्र की मौत हो जाती है, भारतीय छात्र की, बहुत दुखद है। उसके बाद की हलचल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। आपका नजरिया क्या है कि जल्द से जल्द वहां से कैसे नागरिक निकल सकते हैं? अगर रूस चाहता तो अपने हमले कम कर सकता था, नागरिकों को निकलने देता, लेकिन वो मौका नहीं दिया उसने। हालात देखिए क्या हो गए हैं, और आज वो कह रहा है इतने दिन बाद, जब हालात बद से बदतर हो गए हैं। देखिए, इसके पहले मैं आपके प्रश्न के उत्तर के पहले मैं चाहूंगा कि जो एक प्रश्न जो उठाया गया था C-17 के बेहतरी की और स्पीड की इशू पर, देखिए C-17 में लगभग 350 लोग आ सकते हैं, जो बाकी दूसरे कोई जहाज जाएंगे उसमें 200 से 250 लोग आ रहे हैं, तो सीधे 100 लोग एक्स्ट्रा ला रहे हैं आप। दूसरी बात, जहां तक उनकी सर, यहीं से मैं आगे बढ़ूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के खेर्सोन पर रूस का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है। यह बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। खेर्सोन के मेयर ने कहा कि हम खेर्सोन हार चुके हैं। बंदरगाह और रेलवे स्टेशन पर रूस का कब्जा दबदबा हो चुका है। वहां पर जो रूस की सेना है वो देखी जा सकती है। यूक्रेन का दक्षिणी शहर है खेर्सोन शहर, जहां पर कब्जा हुआ है। क्रीमिया के सबसे नजदीक है, सबसे पास है खेर्सोन, जहां पर रूस की सेना का दबदबा पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खेर्सोन के मेयर ने कहा है कि हम इस जगह को हार चुके हैं और रशिया की सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है।
चाहे वो बंदरगाह हो, रेलवे स्टेशन हो या और जगह हो, वहां पर अब रशिया की सेना तैनात हो चुकी है। क्रीमिया के बेहद नजदीक और यहां से रूस के लिए बेहद आसान रहा कि क्रीमिया की हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं किस तरीके से रूस ने वहां पर अपना दबदबा कायम किया। ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ नहीं बचा है अब खैरसोन में, यानी कि रूस का दबदबा इतने प्रतिबंधों के बाद, इंटरनेशनल आलोचना के बाद, इतनी मुश्किलें होने के बाद, नुकसान होने के बाद रशिया का, फिर भी पुतिन की सेना आगे लगातार बढ़ती जा रही है। और जो कीव से आई, कीव का एक शहर जल रहा है और खार्किव में भी स्थिति ठीक नहीं है। ये तस्वीरें लगातार आप देख ही रहे हैं। डीके पांडे सर। तो मैं दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि जब शुरू में क्यों नहीं भारतीय वायुसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो तनाव था 24 से लेकर और 26 तक की स्थिति बहुत ही गंभीर थी कि कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट उस एरिया में देखें, क्योंकि जो रिकॉर्ड है हम लोग देख रहे हैं, डेली हम देख रहे हैं उस क्षेत्र में कितने जहाज जा रहे हैं, पूरे यूक्रेन को छोड़ के आसपास जहाजों का भरमार है। हम जो पिक्चर हमें देखने मिल रही है, और ये मैं बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है, मैं किसी और की इनपुट से बात नहीं कर रहा हूं। और उसमें किसी भी भारतीय वायुसेना का जहाज जाना मतलब आप खतरे को इन्वाइट कर रहे हैं उस तनाव भरे माहौल में। तो हर समय का एक हर एक्टिविटी का एक समय होता है, हमें इंतजार करना ही होगा। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि कैसे हमारे लोगों को सेफ निकाला जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का होना। अगर जिस प्रकार से हमारे भारतीय मूल के छात्र की वहां पर मृत्यु हुई, निश्चित रूप से ये एक बहुत दुखद समाचार रहा। कल पूरा भारत हिल गया जब समाचार मिला, और मैं भी एक चैनल पर था और उसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मैं उस चैनल पर मैंने कहा और आज भी ये कर रहा हूं, और इसके पहले आपके चैनल पर भी कह चुका हूं। सर, एक मिनट में आपको और रोकना चाह रही हूं, क्योंकि ये तस्वीरें हृदयविदारक हैं, भयानक तस्वीरें हैं, विभीषिका हम आपको दिखा रहे हैं युद्ध की, जो न्यूज़ 24 पर दर्शक देख पा रहे हैं। खार्किव शहर की ये तस्वीरें। संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव, तबाही के निशान खार्किव तक पहुंच चुके हैं, यहां पर लाशों का भी अंबार है और पूरा शहर इस वक्त तबाह हो रहा है। देखिए, जिन्होंने रिस्क लिया वही इस शहर में रुके रहे, खासतौर पर तब जब वार्निंग दे दी गई थी। और ये तस्वीरें, इसकी वीरानी और इसकी खामोशी, इसको भी परखिए कि किस तरह से इस शहर को वीरान करने के बाद हमले बोले गए। कुछ लोग जो रह गए, जाहिर है उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन ये जो तबाही है, ये तबाही बिल्डिंग्स की ज़्यादा है, सड़कों की ज़्यादा है। वहाँ जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर रॉकेट से हमला किया गया है और इतने रॉकेट बरसाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 400 रॉकेट इस शहर पे दाग दिए गए। ये हो सकता है कि अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन ये इतने हमले किए गए हैं, ये पूरा शहर तबाह हो गया है। इसके रिकंस्ट्रक्शन में कई साल लगेंगे। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सब शहर जो है ना, बड़े ऐतिहासिक शहर हैं। ये बड़े ऐतिहासिक 200-200 साल पुराना इनका इतिहास है, लेकिन आज खंडहरों में तब्दील, वीरान लोग बाग चले गए हैं। और कहा यही जा सकता है कि युद्ध जैसी विभीषिकाएं लेकर सामने आता है, उसका एक उदाहरण है ये खार्किव शहर आज की तारीख में। जी संजीव, आप सही कह रहे हैं, बहुत पुराने शहर, ये धरोहर यूक्रेन की जो रशिया ने तबाह कर दी है, उसकी सेना ने जलाकर खाक कर दी है। खार्किव की तस्वीरें, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर पर भी रॉकेट दागा गया, पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। जमीन पर आप देख रहे हैं तो अब कुछ नहीं बचा है, तबाही के निशान हैं, वीरान शहर हैं, सब कुछ वहां पर जल रहा है। लेकिन पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जैनी साहब, मैं आपसे चाहती हूं कि एक तरफ तो बातचीत की बात की जा रही है कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि ये जो हमारे शहर जल रहे हैं, रशिया हमले कर रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो टेबल पर बातचीत का क्या मतलब है? पहले रुके तो सही पुतिन थोड़े से। देखिए, इसमें मैं जो है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को जिम्मेवार ठहराऊंगा, जेलेंस्की साहब को जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि पहले देखिए वो कह रहे थे कि टॉक्स जो है वो विदाउट एनी प्री कंडीशंस होनी चाहिए। बाद में उन्होंने प्री कंडीशंस लगा दी कि रशियंस जो है वो अपनी जान बचा के भाग जाए, पीछे चले जाए, और फिर एक और लगा दी कि उसको तत्काल से यूयू का, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दिया जाए। तो देखें, आपको अपना कॉन्सेप्ट और अपना जो आपको मुद्दा हासिल करना है, एक जब टॉक्स होती है तो उसमें कुछ लेन भी होगा, कुछ देन भी होगा। अगर जेलेंस्की साहब सोचते हैं कि रशियंस वापस चले जाएंगे बिना कुछ दिए, तो रशियंस इतनी तादाद में, इतने भारी उसमें खाली ये सुनने के लिए नहीं आए हैं वहां पर वार्तालाप की टेबल पर। तो टॉक्स अभी जो है, सबसे पहले चीज टॉक्स में अचीव करनी चाहिए सीज फायर। सबसे पहले होना चाहिए सीज फायर, और सीज फायर के लिए ये इनको मानना पड़ेगा
कि भाई जो हम डिमांड कर रहे हैं कि आप नेटो में शामिल मत हो, हम इसके ऊपर में और चर्चा करेंगे। अभी के लिए कम से कम सीज फायर करो ताकि जान सलामती का, तबाही का। आप सही कह रहे हैं जैनी साहब, इस जिद ने कई जिंदगियां तबाह कर दी और कई शहर को वीरान कर दिया है और ये युद्ध लगातार जारी है। 7वें दिन की बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।